Hello and welcome to the first episode of Filmy Baatein, Filmy with a PH, where we are celebrating the spirit of cinema and storytelling with two fellow cinephiles on the occasion of 17th Global Film Festival Noida. So I have with us Vivek Yadav and Dhanu Keshri. First of all, how are you two today? I'm very good and thank you so much Rohan for calling me here and बहुत अच्छा लग रहा है. कुछ नया स्टार्ट किया है आपने, फिल्मों की बातें स्टार्ट करी हैं और मेरे को हमेशा से फिल्मों में इंटरेस्ट रहा है, बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, तो शायद बहुत अच्छी बात होने वाली है अभी आज. और आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इनफैक्ट आई एम अ ह्यूज सिनेफाइल, सो टॉकिंग अबाउट सिनेमा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू. सो बीइंग हियर इज़ आई फील रियली ग्रेट. थैंक यू फॉर हैविंग मी. सो एक चीज़ जो हमने यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दी है कि हम तीनों मूवी लवर्स हैं, हम तीनों सिनेफाइल्स हैं. सो ग्रोइंग अप इंडिया में स्पेशली ज़्यादातर हर बच्चा बॉलीवुड देखता हुआ बड़ा होता है, जो हमारी करियर चॉइसेस, हमारे लाइफ डिसीजंस, हमारी और तमाम चीज़ें हमारी अफेक्ट करता है, हमारी पर्सनालिटी भी. कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा कोई मूवी देख कर आता है और उस पर्सनालिटी को अडाप्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि इट सीम्स लार्जर देन लाइफ. तो ऐसी कोई मूवी थी जो आपके बचपन में आपको बहुत पसंद आई हो और विच हैज़ इम्पैक्टेड योर लाइफ इन अ सर्टेन वे? अच्छा, बचपन की मूवी हाँ. तो बचपन में अगर मैं बताऊं तो स्टुअर्ट लिटिल रहा है, हॉलीवुड में कहूँ तो हैरी पॉटर रहा है, और अगर बॉलीवुड में अभी की थोड़े से बचपन से उठने की बात करूँ, जब हमारा फेज़ होता है एडल्ट, जब आप होने लग जाते हैं, उसके बाद करूँ तो मेरे को तमाशा. इन तीन मूवीज़ ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ा मेरी लाइफ पे. अगर मैं स्टुअर्ट लिटिल की बात करूँ ना और हैरी पॉटर की बात करूँ तो उस वक्त क्या होता था, एक बच्चा ना इमेजिनेशन बनाना स्टार्ट कर देता है या जहाँ दुनियादारी में रियलिटी से हटकर भी कुछ इमेजिनेशंस में भी होता है. हैरी पॉटर कैसे झाड़ू लेकर उड़ रहा है, स्टुअर्ट लिटिल जैसा कोई छोटा सा कैरेक्टर, छोटा सा चूहा आपके साथ चल रहा है, दौड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है. तो मुझे क्या लगता है पर्सनली एज ए क्रिएटिव पर्सन, हम एक क्रिएटिव फील्ड में जर्नलिज्म में हैं, और क्रिएटिविटी मेरे को क्या लगता है पर्सनली मेरे को उसी वक्त आई थी जब मैंने स्टुअर्ट लिटिल देखा था कि ऐसे छोटा सा चूहे भी हमारे साथ चल सकता है, ऐसे हम झाड़ू से उड़ भी सकते हैं, ऐसे हम अगर एक स्टिक घुमाएंगे तो वो आदमी हवा में उड़ेगा. तो ऐसे हमें बचपन में मेरे को लगता था कि अच्छा ऐसा सच में होता है और आगे चल के मैं ऐसा बन भी सकता हूँ, ऐसा कर भी सकता हूँ. कि जब बड़े होते हैं, लाइफ आगे बढ़ती है, पता चलता है ये सब तो रियल नहीं है, पर आप उस इमेजिनेशंस का पार्ट बन सकते हैं एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट या एज अ डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, कैसे भी आप उस इमेजिनेशन का पार्ट बन सकते हैं. तो स्टुअर्ट लिटिल, हैरी पॉटर और तमाशा की बात हम आगे करेंगे. आप? I think even as a kid I always love to watch TV. मतलब थिएटर जाना कभी कभी होता है, राइट? इवन पहले इतना कल्चर था कि बच्चों को ले जाना, so we used to watch every show and TV, every show and movie on TVs, and I was a huge Disney fan, a huge, like crazy. Barbie हो, Disney movies हो, I used to watch everything, even more than 10 times, 20 times. And as he said, Harry Potter, I think almost every kid has had a phase of being obsessed with Harry Potter, be it the books or the movies. I was in love with both the movies and the books. इसने कहा flying broom से लेके the wand, everything. It was so magical. I waited for the letter to arrive on my 11th birthday because I knew I'm not a muggle. मेरे दिमाग में था मैं मगल हो ही नहीं सकती. I am a witch. I can't be a muggle. So movies का impact एक बच्चे के लाइफ में होता है कि everything is so mundane. Everything is so mundane. हर चीज़ बहुत बोरिंग है, वही स्कूल, घर. मतलब वो भी इंटरेस्टिंग होता था, खेलना भी बहुत पसंद था, बट एक जो मैजिकल टच आता था वो थ्रू सिनेमा आता था, या थ्रू कोई शो हो गया, सिनेमा हो गया, और इवन अ स्टोरी. आई थिंक मेरे चाइल्डहुड में इट हैज़ प्लेड अ ह्यूज रोल इन शेपिंग हाउ आई थिंक, हाउ आई इमेजिन. माई इमेजिनेशन इज सो विविड बिकॉज आई हैड स्टोरीज दैट टॉट मी और एटलीस्ट मेड मी रियलाइज कि the depth to which humans can go and create stories. तो I thought कि even I can create, अगर ये भी किसी इंसान ने बनाया है तो मेरे दिमाग में भी तो ऐसी स्टोरीज आ सकती हैं. I can also create something so magical. And I think चाहे वो डिज़नी हो, चाहे वो नॉर्मल मूवीज़ हों जो हम अपने घर में अपनी फैमिलीज़ के साथ देखते थे, कभी खुशी कभी गम, एनीथिंग फैमिली ओरिएंटेड मूवीज़, वो सारी when we watch them we actually connect to them. बचपन में इतना हम सोचते भी नहीं है वाई विच वॉट, सही है गलत है, वी फील इट्स रियल. तो वो हमारे दिमाग में इम्पैक्ट करता है एंड मेरे लिए तो बहुत इम्पैक्टफुल रहा है ऑनेस्टली. जैसे अभी तनु ने कहा डिज्नी की ना सिर्फ गर्ल्स फैन नहीं रही हैं. पर्सनली पता है मुझे क्या लगता है कि बॉयज़ का एक स्टीरियोटाइप बना दिया जाता है कि बॉयज़ ना डिज्नी कैरेक्टर्स को पसंद नहीं कर सकते हैं, पर इट इज नॉट मैस्कुलिन. हाँ, पर दिक्कत ये आती है ना, पता है पर्सनली देखते वो भी है मोबाइल फोन में. टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है वॉच करते हुए
मैंने बात करते हुए भी सुना है, जैसे सिंड्रेला कैरेक्टर, अब है तो वो लड़की ना, उस कैरेक्टर हम सब ने वो स्टोरी पढ़ी है। ओके, सिंड्रेला है, स्नो वाइट है, और हाँ। लड़कों को वो हमेशा पसंद आया है बचपन से, पर एक वो दिखाने के लिए लाइक यू आर बॉय, आपको नहीं पसंद आ सकती ये चीज़ें, पर लड़कों को सच में पसंद आती थी उस वक्त ये सब चीज़ें। जैसे हमने भी बात की इमेजिनेशन के बारे में कि जब भी कोई भी बच्चा मूवी देखता है, सिनेमा किसी भी तरीके का देखता है, तो एक सिनेमा एक अलग अपनी दुनिया है। उसमें आपकी क्रिएटिविटी को वो कितना इन्हांस करेगी, आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़। और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है ना मूवीज़ में, जब हम सोचें कि अच्छा मैं यहाँ पर होता तो क्या करता, वो ये क्यों नहीं कर रहा। जैसे हॉरर मूवीज़ में हमेशा बच्चे सोचते हैं कि ये क्यों जा रहा है उस आवाज़ के पास, जब ऑलरेडी उसे इस चीज़ से डर लग रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर, जैसे आपने तमाशा की बात की, तो तमाशा एक ऐसी मूवी है जिससे ये जनरेशन और ज़्यादातर जो वर्किंग क्लास है, जो यंग अडल्ट्स हैं, वो स्पेशली काफ़ी रिलेट कर पाते हैं। तो तमाशा में आपको ऐसी कौन सी खूबी लगी, ऐसा कौन सा मे बी फेवरेट सीन आपको लगा जिस वजह से वो आपकी फेवरेट मूवी है? तमाशा का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये रहा कि मैं उसी की वजह से एक क्रिएटिव फील्ड में आया। सबसे पहले स्टोरी टेलिंग, फर्स्ट चीज़ उसकी मेरे को यही पसंद आई कि कैसे उसने हर चीज़ को छोड़ के अपनी स्टोरी टेलिंग को प्रेफरेंस देने की कोशिश करी, पर वो दे नहीं पाया, शायद किसी वजह से वो नहीं दे पाया अपनी प्रेफरेंस, वो कॉर्पोरेट लाइफ में चला जाता है। वो दिक्कत मैं वहाँ से सीखा कि लाइक जो वेद ने किया है ना, मुझे वो नहीं करना है। वेद जो चाहता था, जो बनना चाहता था, जो करना चाहता था, शायद वो नहीं कर पाया। उसके अंदर जो क्रिएटिविटी थी, शायद कुछ सिचुएशंस ने, कुछ लाइफ की प्रॉब्लम्स ने उसको ख़त्म कर दिया। जो उस वक्त जब वो मूवी आई थी, वो मैंने सीखा। वो मूवी ना बहुत चीज़ें सिखाती है। वो आपको लाइफ कैसे जीनी है, आपको आगे क्या कैसे करना है, क्या नहीं करना है, और रिलेशन भी कैसे मैनेज करके चलना है, वो भी वो सिखाता है। जैसे क्योंकि बॉलीवुड में एक और ये ऐसा नोशन, या फिर शायद सोशल मीडिया पर भी ऐसा नोशन बन गया दैट इफ़ यू हैव टू बी सक्सेसफुल, आपको अपनी लाइफ में बाकी सारी चीज़ें कट ऑफ करनी पड़ेंगी। Definitely. आपका वो एक हसल वाला जो कल्चर है, तो वो उस मूवी में नहीं था। दैट वाज वन थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट। जैसे एक सॉन्ग था दीपिका पादुकोण के साथ वाला, अगर तुम साथ हो, हाँ। तो उसी मूवी तमाशा हाँ, का था हाँ। ना, जिसमें दीपिका पादुकोण रेड कलर की ड्रेस पहनी है और वो क्रीम कलर की ड्रेस पहना है, रणवीर कपूर उसमें क्रीम कलर की ड्रेस पहना है। उसमें डायरेक्टर की बात करूँ, मैं राइटर की बात करूँ, उन्होंने कितनी क्रिएटिविटी दिखाई उस वक्त पे कि दिल हमारा रेड कलर का होता है, ब्रेन हमारा क्रीम कलर का होता है, तो कैसे दिल और ब्रेन कनेक्ट हो रहे हैं, कैसे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, फिर भी एक दूसरे की सुन रहे हैं। वो उन्होंने कितनी क्रिएटिविटी से उस सीन में दिखाया, वो चीज़ सीखने वाली है। एज अ क्रिएटिव स्टूडेंट, एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो क्रिएटिविटी उन्होंने वहाँ पर दिखाई ना, उसको अगर मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में कनेक्ट कर लिया, उस चीज़ को मैंने अपनी पर्सनल लाइफ है, जैसे दीपिका पादुकोण और उसमें लड़ाइयाँ चल रही हैं, वेद में लड़ाइयाँ चल रही हैं, पर वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्यार भी कर रहे हैं। तो वो चीज़ मैंने सीखी। हाँ, लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आएंगी जब मेरा पार्टनर शायद मुझसे लड़ रहा होगा, पर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार, इसी के साथ रहना, लड़ने दो, उसे कितना भी लड़ना है। एक और मूवी जिसने काफ़ी स्पेशली इंडियंस की करियर चॉइसेस को काफ़ी इम्पैक्ट किया है, वो होती है 3 Idiots। 3 Idiots वाज अ मूवी विच शेप्ड एन एंटायर जनरेशन। जो रैट रेस जैसे कहा जाता है कि अच्छा आपके पेरेंट्स ने जो बोल दिया, या फिर जो आपने भीड़ में देखा कि ज़्यादातर लोग ये पाथ फॉलो कर रहे हैं, मैं वही करूँगा जस्ट टू मेक अ सेफ लाइफ। तो उस नोशन को उस मूवी ने काफ़ी बदला, क्रिएटिविटी को उस मूवी ने बढ़ाया। और अब्बा नहीं मारेंगे वाला वो जो सीन था, उसने इतने सारे बच्चों को मोटिवेट किया एटलीस्ट कि वो अपने पेरेंट्स से बात कर पाएँ कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू परस्यू एंड दिस इज़ व्हाट आई रियली लव डूइंग। सो एनी थॉट्स यू हैव ऑन दिस मूवी एंड हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड यू? So when I watched this movie, I was really young. I was in school. तभी आई थी, and उस time तो honestly I understood just a bit of the impact it had, the point it wanted to put across, because स्कूल में हमें नहीं इतना पता होता है। हमें बताया जाता है स्कूल में भी कि आगे जाके तुम्हें ये करना है, वो करना है, साइंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नथिंग एल्स मैटर्स। अगर तुमने आर्ट्स लिए तुम्हारी लाइफ खत्म है। तो दिस इज द नोशन दैट इवन दे प्रीच इन स्कूल कि साइंस इज एवरीथिंग, मैथ साइंस ये नहीं करोगे तुम लाइफ में क्या करोगे। So but even then we are too young to actually understand the weight of all that. But once I watched that movie again after growing up a bit, I saw the nuance that it carried, कि because of family pressure, or not just family, because of one's own pressure, कि मुझे लाइफ में सक्सेस होना चाहिए, मुझे सक्सेसफुल होना है, आई कांट just be another face in the crowd. And for what do we? For that we need money, and for money our society is constructed in a way that you have to be a part of the rat race to have some money, otherwise minimum wage jobs hai.
क्रिएटिव फील्ड में पैसा कमाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, वी ऑल नो दैट। जो भी उस फील्ड में रहते हैं उसे पता है कि यू नीड एक्चुअल टैलेंट, यू नीड टू वर्क रियली हार्ड, यू कांट जस्ट सिट एंड एक्सपेक्ट कि नहीं मुझे पैसे मिल जाएंगे, इट विल नॉट हैपन। एंड इट्स नॉट ऑल्सो स्टेबल भी नहीं है, स्टेबिलिटी यहाँ पर बहुत कम होती है, कभी काम है नहीं है। और ये भी आई थिंक एक रीज़न है कि पेरेंट्स बहुत वरी करते हैं कि मेरा बच्चा या तो डॉक्टर बने या तो इंजीनियर बने। बट आई थिंक इफ वी पुश एवरी चाइल्ड into that box of engineer and doctor, then that will obviously cause problems, because अगर तुम्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, मान लो तुम्हें वो चीज़ अच्छी ही नहीं लगती, आना ना आना दूर की बात है, then you will not be happy in that ever, you will not do good in that, you will not want to do that for your whole life। and एक बार अगर तुमने अपने यंग एज में कोई डिग्री ले ली, उसके बाद उसे चेंज करके कहीं और जाना इज़ नॉट ईजी। एंड उस मूवी के बाद जब पेरेंट्स ने देखा, पेरेंट्स के साथ भी बच्चों ने देखा, उन्होंने देखा कि प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड उन्होंने भी कोशिश की सुनने समझने की। हाँ, जैसे अगर मैं बात करूँ तारे ज़मीन पर, हाँ, उस मूवी ने तो बहुत कुछ चेंज कर दिया। When I watched it with my parents, I saw tears in their eyes, even though we have never struggled with all that, but उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ऐसे बच्चे हैं और उनकी गलती नहीं होती है, बिकॉज बीमारी इट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल, राइट। तो ये सब जो मूवीज़ होती है जो एक पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप को भी दिखाती है, और उसके बाद करियर या फिर जो हमारा ग्राइंड वाला लाइफ होता है, हसल कल्चर होता है, उसे दिखाती है। इसमें अगर तुम्हें रहना पसंद है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द रैट रेस, नो इश्यूज, बिकॉज वी नीड पीपल इन कॉर्पोरेट ऑल्सो। वो नहीं रहेगा तो वर्ल्ड विल नॉट वर्क, बट वी ऑल्सो नीड पीपल टू बी in the creative fields, because poetry, love, literature, it all exists for a reason, right? Because we are humans, we are not machines. अगर कोई करने वाला ही नहीं होगा, फिर we will not survive as a human race, I think. So I think it's also important to create a balance in your life, and I wish our society was more accepting of such different jobs and creative fields, ताकि जो main issue होता है money, वो अगर दोनों जगह मिले तो जिसको जो चूज़ करना है वो चूज़ कर पाएगा। आई थिंक दैट्स माय ओपिनियन। एक मैं कनेक्ट करना चाहूँगा इसमें, जैसे 12th फेल जो मूवी आई, हाँ, उसमें भी कहीं ना कहीं यही चीज़ दिखाई गई थी। मैं बात करूँ प्रीतम प्यारे नाम से एक कैरेक्टर था, दोस्त जो उनका फ्रेंड जो था, हाँ, उसको क्या था, उसको एक्टर बनना था, उसे क्रिएटिव फील्ड में जाना था। उसके पापा ने उसको बार बार क्या कहा कि आप सिविल सर्विस में जाइए, सिविल सर्विस में जाइए, सिविल सर्विस में जाइए, और एंड मोमेंट में आके वो नहीं कर पाया। इससे क्या हुआ, उसकी पूरी लाइफ खत्म हो गई, इन द सेंस वो जो समय होता है ना करने वाला, वो चला जो शायद वो अचीव कर सकते थे, जिस चीज़ में वो अच्छा है। हाँ। अब उसके पास सेकंड ऑप्शन क्या बचा, वो एक रिपोर्टर बन गया। वो क्रिएटिव फील्ड में तो गया, पर जो पहले से ड्रीम था ना वो नहीं कर पाया। जो पापा चाहते थे, मम्मी चाहते थे, उसने तो समय बर्बाद किया। As we talked about some great movies, 12th Fail, कभी खुशी कभी गम, 3 Idiots, तारे ज़मीं पर, बट अभी जो कॉन्वर्सेशन है ज़्यादातर बॉलीवुड के अराउंड, दैट इज़ कि अब की मूवीज़ दे लैक सब्सटेंस इन देयर स्टोरीज़। जो उनके प्लॉट ट्विस्ट होते हैं, जो स्टोरी लाइन होती है, दैट इज़ ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ मासी। क्योंकि एक तो बॉलीवुड, जितना मुझे लगता है कि बॉलीवुड अब शायद एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड की कुछ मूवीज़ उतना अच्छा कलेक्शन उन्होंने नहीं किया है जितना पहले करते थे। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि शायद ओल्ड स्कूल बॉलीवुड जिसको कहा जाता है वो शायद अब नहीं रहा है, क्योंकि मेकर्स आर ऑल्सो ट्राइंग टू प्ले इट सेफ, इसीलिए काफ़ी री रिलीजेस भी हो रही हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मॉडर्न डे स्टोरी टेलिंग इन बॉलीवुड? अगर अभी की बात करूँ मैं, तो देखो 90s का, 80s का, 70s का जो वक्त था ना, पर्सनली मुझे लगता है कि फिल्म की स्टोरी लाइन जो होती थी वो बेसिक होती थी। उसमें कुछ इतना क्रिएटिव नहीं होता था पहले, उसमें क्रिएटिव बना देते वो इमोशंस के साथ, वो म्यूज़िक के साथ। सबसे ज़्यादा प्ले पहले होता था म्यूज़िक के साथ। हाँ। अब वो जितना भी आप आज जितना भी पैसा लगा लोगे ना, उस समय के म्यूज़िक को आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। वो जो सानू दा ने लिख दिया, कुमार उन्होंने जो लिख दिया, वो आप अभी अगर कितने भी सिंगर आ जाएँ वो उस चीज़ को मैच नहीं कर पा रहे हैं। मैच क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जैसे अब हम बचपन से सुनते हैं कि कौन सा वो गाना था, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता हाँ, चला गया। तो ये जो कैरेक्टर है ये आपको पर्सनली कनेक्ट करता था उस वक्त पे। अब लोगों को वो चीज़ पसंद आ गई उसी समय पे। अब वही चीज़ अब यहाँ पे हनी सिंह बनाता है 4 बोतल वोट का, तो इससे हर कोई कनेक्ट नहीं कर पाएगा। मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा पर्सनली, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। पर ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, इससे हर कोई कनेक्ट कर पाएगा। इस वजह से उस समय की फिल्म एक दूसरे से कनेक्ट कर लेती थी। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो म्यूज़िक उस समय प्ले करते थे ना वो लोग, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता था। जैसे अगर मैं बात करूँ मदर इंडिया जो थी मूवी,
बेसिक स्टोरी लाइन थी, उसमें एक माँ की स्टोरी दिखाई थी, उसमें इम्पैक्ट डाला उनके म्यूज़िक ने। उसके जो मेन कैरेक्टर्स उन्होंने चुने ना, जैसे उसमें नरगिस थी, नरगिस जो कैरेक्टर चुनी ना उन्होंने, वो बेस्ट थी। आज के वक्त में आप कैरेक्टर उसको चुन रहे हो जो केवल मस्कुलिन है, जो दिखने में अच्छा लग रहा है, आप उसको नहीं चुन रहे हो जो उसके लिए फिट है। उस समय फिर वही बात आती है नेपोटिज्म की। बॉलीवुड में नेपोटिज्म की भी उसी चीज़ पर बात आ जाती है कि जिसके लिए वो कैरेक्टर बना है आप उसको ना देकर उसको दे रहे हो जो इंडस्ट्री में बादशाहत क्रिएट करा हुआ है, पहले तो उसकी बादशाहत है, वो आप कर रहे हो। अगर वो चीज़ अगर बादशाहत वाली काम अगर बंद हो जाता है ना, और ऐसे लोग आते हैं जो सच में उससे कनेक्ट कर सके, उस कैरेक्टर से कनेक्ट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को लगता है जैसे आयुष्मान खुराना की जो मूवी थी वो जिसमें वो ब्लाइंड बने हैं, क्या ना, अंधाधुन जो है, मुझे लगता है पर्सनली अगर उसमें कोई और कैरेक्टर होता मैं उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाता। मैंने जब आयुष्मान को देखा ना उसमें, मैं उस इंसान से कनेक्ट कर पाया। अगर वहाँ पर सलमान खान होता मैं नहीं कनेक्ट कर पाता उससे, अगर वहाँ पर शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान होता मैं उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाता। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है अगर आज बॉलीवुड इस बात को समझ जाता है तो वो जो 90s वाला, 80s वाला, 70s, 60s वाला जो एरा है ना, वो वापस किया सकता है। जैसे इन्होंने स्टारडम के बारे में बात की, तो एज वी ऑल नो कि काफ़ी एक सर्कल है बॉलीवुड का जो कि ऑलरेडी बादशाहत क्लेम कर चुका है बॉलीवुड पर। उनकी मूवीज़ जो हैं वो ज़्यादातर अच्छा कलेक्शन करती हैं, चाहे वो शाहरुख खान, सलमान खान। हालांकि पिछले कुछ सालों में उनकी कुछ मूवीज़ भी अच्छी नहीं चली थी, पर एक ऑरा जिसे बोलते हैं तो वो उन्होंने बॉलीवुड में मेंटेन कर रखा है। बट एज शाहरुख खान इन वन ऑफ हिज इंटरव्यू ही सेड दैट ही इज़ लास्ट ऑफ द स्टार्स। सो डू यू फील दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू? और आज की डेट में वो सुपर स्टारडम जो लोग घरों के बाहर इकट्ठा हो जाते थे, लेटर्स लिखते थे, तो क्या अब वो पॉसिबल है? अगर मैं सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि अब वो पॉसिबल हो सकता है इन नियर फ्यूचर एटलीस्ट, बिकॉज अब जो एज है, वी आर इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, एंड आई थिंक अ ह्यूज पार्ट ऑफ द स्टारडम दैट यस्टरयर एक्टर्स कैरीड एंड एक्ट्रेसेस कैरीड वाज बिकॉज उस टाइम इतना टच नहीं था सबका, इतना कनेक्शन नहीं था सबका। अगर तुम एक स्टार को देखना था तो यू कुड नॉट जस्ट ओपन योर फोन एंड स्वाइप अप एंड यू नो लुक एट एनीवन्स पिक्चर और वीडियोस और एनीथिंग। तुम्हें जाके उन्हें या तो थिएटर में देख सकते थे तुम पर्दे के आगे, या तो तुम उनके शहर में, या वो तुम्हारे शहर में आए होंगे। तो वो जब आते भी थे तो बिल्कुल पूरे, अगर किसी शहर में आ गए, पूरे शहर में हंगामा था कि हमारे शहर में आने वाला है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं होता था उनको। उनके लिए वो कुछ अनोखा, कुछ अलग सा, कुछ हीरे जैसा लगता था जो उनके लाइफ में कभी उन्होंने ना महसूस किया, ना टच किया है, ना कभी देखा है। और अब है कि एवरी अदर पर्सन इज अ सेलिब्रिटी। जहाँ तुम देखो नज़र घुमा के एक इन्फ्लुएंसर मिल जाएगा, वो 15 सेकंड की फेम। जहाँ तुम देखो वहाँ पे अच्छा ये उस शो में आया था, अच्छा ये यहाँ आया था, मतलब यू नो एवरीवन, लाइक यू नो कि ये सब फेमस है। देन हाउ विल यू एवर क्रिएट दैट ग्रैंड ऑरा? बिकॉज यू जस्ट फील ये तो हमारे जैसा है, ये हमारे जैसा, ये तो हमारे जैसा दिखता है, ये तो हमारे जैसा रहता है, इसकी लाइफ से बस थोड़ा ज़्यादा पैसा है, नथिंग इज डिफरेंट। विथ सो मेनी कैमरा, सोशल मीडिया, एवरीथिंग गेट अपलोडेड लाइक इन 10 seconds, 2 seconds, कुछ भी हुआ तुरंत पता चल गया सबको। So the stardom has been humanized now. Yeah, and कोई mystery नहीं रही, because I think a huge part of SRK stardom was that SRK, the king, right? King of Bollywood. अब अगर वो अभी आता इस एज में, अगर न्यू कमर होता, यू वुड नॉट हैव दैट ऑरा, यू वुड नॉट हैव दैट स्टारडम। इवन तो अगर वो सेम मूवीज करता, वो हिट भी नहीं होती, बिकॉज मूवीज हिट होने के पीछे भी स्टारडम होती है लोगों की। सलमान खान की इतनी मूवीज हिट हुई है बिकॉज ही इज सलमान खान। सेम विद SRK, अगर अभी ये लोग आते, ये होते फेमस, बेशक होते, बट नॉट विद द सेम कैलिबर। पहले के स्टार्स थे, पहले इफ यू, आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ अ हॉलीवुड सुपरस्टार माइकल जैक्सन। ठीक है, ही वाज अ सिंगर, डांसर, परफॉर्मर, एंड हिज स्टारडम वाज क्रेजी, लाइक क्रेजी, कि अगर लोग उसे देख लेते थे बेहोश हो जाती थी लड़कियां। बालकनी में बाहर आता था, दे वुड फेंट सीइंग हिम, दैट वाज द लेवल ऑफ स्टारडम। अब ऐसा कभी तुमने सुना है कि किसी स्टार को देख के कोई बेहोश हो गया बस देख के ही? इट डज नॉट हैपन, बिकॉज you have seen them so many times कि you're used to them. Same with हमारे भी देव जो देवानंद थे, उनको देख के लोग बेहोश हो जाते थे। उनको ब्लैक कपड़े पहनना अलाउड नहीं था because women used to faint at his presence. तो वो अब कहाँ हम देख सकते हैं? I don't think ये पॉसिबल है इतना। इसका मुझे एक रीज़न साइंटिफिक का होगा या कैसे भी होगा, ये भी लगता है कि फर्स्ट हमेशा बेस्ट होता है। हाँ, तो बॉलीवुड की, अगर मैं हॉलीवुड को हटाकर मैं बॉलीवुड की बात करूँ तो तमिल जितने भी नाम लिए वो स्टार्टिंग एरा वाले थे, जो बॉलीवुड इस्टेब्लिश हो रहा था उस समय जब ये कैरेक्टर्स आए, इस वजह से वो फेमस हुए। और
पहला हमेशा अच्छा ही लगता है, अब वो उसका नाम हमेशा लिया जाएगा कि अच्छा पहले फैसिनेशन होती है उन्हें देखकर। वो ही थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, उन्हीं चेहरे को देखकर हम इन शहरों को आगे देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि जैसे उस समय कंपटीशन भी नहीं था इतना, आज के वक्त में कंपटीशन फेम का बहुत है और हर कोई फेमस है, तनुन का हर कोई फेमस है। उस समय कंपटीशन नहीं था। इवन मैं तुम्हें बताऊं, उस समय लेडीज कैरेक्टर करने के लिए कोई नहीं था बॉलीवुड में। उस समय मेल्स करते थे, और जब मेल्स ऐसे कैरेक्टर जो अब मेल्स भी नहीं कर रहे हैं फीमेल वाला, फिर वो कैसे लिया बॉलीवुड ने, जो तवायफ होती थी उनको बुलाया गया कि तवायफों को अब फिर सिनेमा में उतारा गया। फिर तवायफ, जैसे अब मैं बात करूँ नरगिस जी की बात करूँ, नरगिस जी की जो मदर थी वो तवायफ थी, उनकी जो संजय दत्त की जो नानी थी वो तवायफ थी। तो कहीं ना कहीं उस समय कंपटीशन नहीं था ना, लेडीज़ में तो बिल्कुल नहीं था उस वक्त में। अगर मैं बात करूँ नरगिस वगैरह, ये आज इसी वजह से फेमस है क्योंकि उस समय कंपटीशन नहीं था। श्रीदेवी, रेखा उस समय इसलिए आई क्योंकि उनके अलावा हमें कोई अच्छा ही नहीं, कोई अगर देखो, अगर आप, मैं और तनु बैठे हैं, हम तीनों में से उन्हें चुनना पड़ेगा कि हाँ ये अच्छा बोला, ये अच्छा बोला, ये अच्छा बोला। अगर आप अकेले ही इस कुर्सी पे बैठे, आप अकेले ही बोल रहे हो, इंसान चुनेगा ही नहीं कि कौन अच्छा है ना। तो उस समय यही हुआ, उसी वजह से उनका फेम अभी तक बना हुआ है कि हाँ वही स्टार्टिंग में आए थे, वही अच्छे हैं। ओके, सो कमिंग टू द एंड, अ फ्यू क्विक क्वेश्चंस फॉर बोथ ऑफ यू। पहला, एक्टर हु इज़ अंडर वैल्यूड इन बॉलीवुड, जिनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है या फिर वो काफ़ी अंडररेटेड है अभी, आप है? अच्छा, आप पहले बता दीजिए। ओके, आई थिंक अगर मैं बोलूँ तो विक्रांत मैसी है, जो इज़ अ ग्रेट एक्टर। उसकी मूवीज़ में जो उसका जो वो सटल एक्टिंग करता है मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिस तरह के से अपनी आंखों से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से एक्टिंग कर देता है, नॉट जस्ट विद हिज वर्ड्स। आई थिंक ही इज़ वेरी अंडर वैल्यूड एंड अंडर यूटिलाइज्ड, बिकॉज ही गिव्स अमेजिंग परफॉर्मेंस। ओके, योर आंसर? पर इसमें मैं अगर कहें तो विक्रांत ना, अब वो अपनी वैल्यू क्यों नहीं कर रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। की बात करते हैं, अब उन्होंने भी ये भी करा कि मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा, मैं कुछ समय के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। ये उन्होंने ना अपना वो चेंज कर दिया, लोगों के दिमाग में इमेज चेंज कर दिया, ये भी कंट्रोवर्सी के लिए खेल रहा है, ये कंट्रोवर्सी के लिए नहीं खेल सकता था। ये अच्छा चल, विक्रांत मैसी अच्छा, बहुत अच्छा चल सकता। हमने उन्हें मिर्जापुर में देखा है, सेक्टर 36। मेरे को फेवरेट विक्रांत, मैं विक्रांत में से मैं विक्रांत का ही नाम लूँगा क्योंकि मिर्जापुर में मेरे को सबको सबको कैरेक्टर्स मुझे बताओ मिर्जापुर के, गुड्डू भैया, बबलू भैया पसंद आए मेरे को। विक्रांत में देखा वो मेरे को वही कैरेक्टर पसंद है, बिकॉज़ ही वाज द स्मार्टेस्ट। मेरे को स्मार्ट लोग पसंद आते हैं। गुड्डू भैया ही पसंद है। गुड्डू भैया, देखो गुड्डू भैया गर्ल्स के बहुत फेवरेट थे, पर विक्रांत जो था उसमें जो कैरेक्टर था वो ऐसा था जो एक बैलेंस बनाकर चलता था। कि बुद्धि बल ये लेकर चल रहे थे वो, इसमें मेरे को बुद्धि पसंद आई। विक्रांत बेस्ट था उसमें, तो मेरे को विक्रांत लगता है कि अगर उनको और अच्छा फेम मिलता है और अच्छा काम मिलता है तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर ऐसी कंट्रोवर्सी ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट एक्टर एंड हिज फेवरेट मूवी एंड व्हाई? अच्छा, अब एक्टर में सब बोलेंगे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अभी के भी कैरेक्टर्स बोल। ऑल्दो आई कैन गेस द आंसर बट बाबूराव। ओके, परेश रावल है, ठीक, परेश रावल। अगर उनकी बात करूँ मैं, परेश रावल क्यों? हेरा फेरी, ठीक है। हेरा फेरी भी बात करूँ, हेरा फेरी 2, फिर हेरा फेरी, उस वजह से मेरे परेश रावल फेवरेट है। क्यों फेवरेट है इसका रीज़न अगर बताऊँ? बिल्कुल। क्यों फेवरेट है? अच्छा, परेश रावल इसलिए फेवरेट है क्योंकि वो जो कैरेक्टर था ना उसको हमेशा एक कॉमिक कैरेक्टर के तौर पे लिया गया। परेश रावल के जो बाबूराव का जो कैरेक्टर था उसमें क्या करा गया कि आप जब पहली मूवी देखेंगे हेरा फेरी, उसमें क्या करा कि बाबूराव ना आइडियाज़ दे रहे हैं कि आप ना क्या, विलन का नाम क्या था, मैं विलन का नाम भूल रहा हूँ, सिम्बा ऐसे कुछ नाम था, है ना। तो उससे कैसे बचना है अक्षय कुमार को, राजू को और उनको सुनील शेट्टी जो है उनको कैसे बचना है उस कैरेक्टर, उस विलन से, उसके आइडियाज़ कौन दे रहा है? बाबूराव दे रहे हैं सभी के कैरेक्टर्स। कॉल पे जब भी कॉल आता था ना उसका, हमेशा बाबूराव उठा के सुलझाते थे। He was the elder one, तो विजडम थी उसकी। ये बड़े हैं, इनको दे दो, ये सुलझा देंगे। अब वैसे ही जब सेकंड पार्ट आता है, फिर हेरा फेरी आता है, पहले ही सीन में बोल दिया जाता है राजू की माँ गई, सुनील शेट्टी जो थे उनका प्यार गया और बाबूराव का दिमाग गया। क्यों भाई? वो कैरेक्टर जो इतना समझदार था, इतना सब कुछ आपको समझा रहा था, उसको आपने एकदम कॉमिक बना दिया। अब उससे रिलेट कैसे कर सकते हैं? जैसे उसने बोला था कि बाबूराव के कैरेक्टर ने मूवी में बोला था कि मैं ना अपने पिता का ना जो भी कर्ज है ना उसको चुका कर गेट के बाहर सर उठाकर एक कुर्सी पर आराम से बैठना चाहता हूँ। तो उसके अंदर अपने पिता के लिए जो इज्जत थी वो सेकंड पार्ट में ख़त्म कर दी गई, उसको हटा दिया गया। जो मुझे पर्सनली लगता है
नहीं करना चाहिए था। Okay. मुझे ऐसा लगता है कि जो समझदारी जो थी ना बाबू राव की, वो थोड़ी सी सेकंड पार्ट में भी दिखा देनी चाहिए थी, इसलिए मैं बाबू राव से बहुत रिलेट कर पाता हूँ। ऐसा नहीं है लोग मुझे बुद्धू या कॉमिक समझ फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट फ्रॉम द फर्स्ट में पार्ट कॉमिक समझते हैं लोग। कॉमिक समझ। अब कॉमिक का भी है कि अगर आप लोग कॉमिक समझ रहे हैं ना तो आपको लोग सीरियसली नहीं लेंगे। ओके अगर आप कोई भी बॉलीवुड हिस्ट्री उठा लो, आप हॉलीवुड हिस्ट्री उठा लो, जो भी कॉमिक कैरेक्टर है ना उसको कोई सीरियसली नहीं लेता, मुझे सीरियस रोल्स नहीं मिलते, सीरियस रोल्स ही नहीं मिलते हैं। और ये चीज़ मैंने पर्सनल लाइफ में भी फील करी है कि ह्यूमन नेचर भी यही है कि अगर आप Class थोड़े clown. से कॉमिक Okay. हैं, आप थोड़े से कॉमेडी करते हैं, आप थोड़े सा हंसी मजाक करते हैं, लेकिन अरे ये तो वही मजाक कर रहा हो, वो होता है। And और your वही answer same would चीज़ be? दिखाई दे रहा है। You first of all, do you agree with him on that humor wala part? that you people see you as that. Yes. I think to a certain extent, because Okay. people who don't know you just know you as a two-dimensional being. They don't know the depth you carry, right? They don't know you personally. तो उनको लगता है चाहिए ऐसा ही ऐसा ही ऐसा है। सबका एक रोल असाइन होता है। मेरे अंदर भी है, जिनको मैं नहीं जानती मैंने रोल असाइन कर दिया। This person is like this, this is like this, this is like this. तो it's human nature. Your answer would be? I think my favorite actor would be Irfan Khan. Okay. And the reason is because I think he was one of the finest actors we have had in our industry. I think if not the best, then one of the best. उनका movie बोलो, उनकी acting बोलो, his presence, like everything about him was just so down to earth, humble, and yet he was so grand in his acting without needing the grand set or the grand makeup, costume, anything. He would just deliver the performance and you would be mesmerized. Because when I saw him in Lunchbox, the movie, and that movie was so simple. उसमें कुछ इतना था ही नहीं कि तुम्हें बहुत कंफ्यूजन हो या फिर तुम बहुत सोचो. It was a plain feel good movie. कोई 90s वाला कि सिंप्लिसिटी से भी अच्छा चल सकता है। And feel good movies, I think we humans should watch, and anyone who watches that, and his performance in that movie was, I fell in love with it. The way he wrote the letters, the voiceover, the narration, it was beautifully done. And मुझे मूवी का नाम नहीं पता, पर मैंने उनका एक डायलॉग मुझे याद है कि in the end the whole of life becomes an Life act of pi, I guess. I guess in the end the whole of life becomes the act of letting go. And what hurts the most is not being able to say goodbye. And I think that stuck with me because it's so true, and the way he delivered it, oh god, it was just beautiful. And I really miss his presence in Bollywood. I think he was the best actor we had had. एंड अगर मैं कॉमिक की जो बात चल रही थी, जो कैरेक्टर की बात करी थी, इसमें एक एग्जांपल बताऊं बॉलीवुड के रेट्रो टाइम का। उमा देवी नाम की एक कैरेक्टर थी। Okay. उमा देवी जो थी वो आई थी इंडस्ट्री में एक सीरियस कैरेक्टर के तौर पे। वो पहले सिंगर थी, वो फिर उनको फिल्मों में बुलाया गया और फिल्मों में उनका सीरियस रोल चला ही नहीं। वो थोड़ी सी हेल्दी थी, थोड़ी सी चबी टाइप में थी, तो उनको फिर कॉमिक रोल दिया गया। Okay. और फिर वो बॉलीवुड की फर्स्ट फीमेल कॉमेडियन बनी। अब सोचो इतना बड़ा ओहदा, बॉलीवुड की फर्स्ट फीमेल कॉमेडियन वो जो थी, वो पता है जब मरी थी ना उनके पास कोई था भी नहीं, उनके ले जाने के लिए कोई नहीं था कि उनकी डेड बॉडी को कोई ले जाए। उनका बेटा नहीं, उनका पिता नहीं, माँ नहीं, बेटा नहीं, पति नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोई नहीं। क्यों भाई? क्योंकि वो सिर्फ कॉमिक कैरेक्टर करती थी, वो केवल हंसी मजाक करती थी, इस वजह से। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कॉमिक कहीं ना कहीं, कॉमेडी कहीं ना कहीं बॉलीवुड में हमेशा से थोड़ी सी ऐसी दिखाई गई है कि हल्के में लिया गया है मिस्टर कॉमिक एक्टर्स में। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन, और मुझे स्पेशली काफ़ी कुछ सीखने को मिला अबाउट फिल्म्स, एंड इट इज़ ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू फेलो सिनेफाइल्स. सो एंड ऑल्सो थैंक यू टू आवर व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ फिल्मी बातें. वील ब्रिंग ऑन मोर गेस्ट, हैव मोर कॉन्वर्सेशंस अबाउट सिनेमा. स्टे ट्यून्ड.